आज की वीडियो में कवर करेंगे एनसीईआरटी पॉलिटी क्लास 11 के पार्ट 2 के चैप्टर नंबर 9 है संविधान एक जीवित दस्तावेज। तो इसमें कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे लोग। तो क्या संविधान अपरिवर्तनीय है और संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है देखेंगे लोग। और संविधान में इतने संशोधन हुए हैं और संविधान की मूल संरचना और उसका विकास देखेंगे लोग। संविधान एक जीवन दस्तावेज है, तो ये सब पॉइंट को कवर करेंगे लोग एक एक करके। और संविधान की मूल संरचना और उसका विकास हो गया। और ये देखेंगे लोग कि हमारे संविधान में संशोधन हो सकता है तो उसकी प्रक्रिया क्या है। तो हम लोग देखेंगे लोग कि इसकी जो प्रक्रिया है, एक आर्टिकल है आर्टिकल 368, जिसमें कहा गया है कि दो तरीके से हो सकता है। एक है विशेष बहुमत, दूसरा है राज्यों द्वारा अनुमोदन। और 2023 तक लगभग 105 संविधान संशोधन हो चुका है। और जब किसी विधेयक को संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भेजा जाता है तो इसे तक पारित करना होगा उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। और संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता। धन विधेयक और संविधान संशोधन पर संविधान संशोधन का प्रस्ताव दोनों सदनों से शुरू किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्रीलिम्स के लिए। और नेक्स्ट टॉपिक है क्या संविधान अपरिवर्तनीय होते हैं। तो इसमें देखेंगे लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स को देखेंगे लोग। तो यहाँ पर सोवियत संघ और फ्रांस की बात करेंगे लोग। तो सोवियत संघ व फ्रांस संविधान वो कई बार बदला गया। और वहीं अब यहाँ पे सेकंड है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की बात करते हैं। तो हमने जिस संविधान को अंगीकृत किया 26 नवंबर 1949, और संविधान दिवस भी मनाते हैं इसी दिन 26 नवंबर 1949 को हमने इसे प्रॉपर तरीके से लागू किया, संविधान को प्रॉपर तरीके से लागू किया। और 26 जनवरी 1950 को 2023 तक सरकारें संविधान के अनुसार कार्य कर रही है। और 23 वर्ष हो गई है, लगभग 73 वर्ष हो गए हैं इस संविधान के लागू होने के। और ये प्रश्न है, क्या संविधान इतना अच्छा था तो कि हमें बदलाव की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। तो क्या संविधान निर्माता जो थे इतने दूरदर्शी थे कि वो आज की परिस्थितियों के सारी चीज़ों को कर पाते। ये प्रश्न दो हम लोगों के सामने उठते हैं। और ये देखेंगे लोग क्या संविधान अपरिवर्तनीय है। तो इसमें कुछ पॉइंट को देखेंगे लोग, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है उसे कवर करेंगे। तो इसमें देखेंगे लोग। तो सबसे पहले ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जिसे बदलने की आवश्यकता ना हो, इसलिए इसमें दो बातों को निहित कर दी गई। और पहली बात ये थी कि भारतीय संविधान में यह स्वीकार किया गया कि समय के जरूरत के अनुसार संशोधन किया जाए, ऐसे हमारे संविधान में लिख दिया गया। और दूसरा पॉइंट इसमें है कि किसी संवैधानिक बात की व्याख्या एक से ज्यादा की जा सकती है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जो हमारा संविधान है जड़ दस्तावेज नहीं बल्कि जीवंत दस्तावेज। तो ये सेंटेंस हमारे संविधान के बारे में है। और नेक्स्ट देखेंगे लोग, भविष्य में जो चुनौतियां आए इसका समाधान हमारे संविधान में हो और इसका समाधान हो सकता है। और अगली बात इसमें ये कही जाती है कि मनुष्य द्वारा लिया गया पुनर्विचार किया जा सकता है। तो हमने लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं को यहाँ पे अस्थायी कर दिया। लोकतांत्रिक जो व्यवस्थाएं हैं वो अस्थायी होगी। और हमारा संविधान कठोर प्लस लचीला है। तो ये फिल्म्स के लिए फैक्ट है। हमारा संविधान समाज की बदलती जरूरतों के अनुसार संशोधनों की आवश्यकता को स्वीकार करता है। संविधान की वास्तविक कार्यप्रणाली में व्याख्याओं का पर्याप्त लचीलापन रहा है। और संविधान का लचीला और साथ ही कठोर होना मतलब है इसका मतलब यह है कि लचीले का अर्थ है परिवर्तनों के लिए खुली दृष्टि और कठोर का अर्थ है आवश्यक परिवर्तन के प्रति सख्त। और भारतीय संविधान इन दोनों विशेषताओं का समावेश है। एक संविधान जिसे बहुत आसानी से बदला या संशोधन किया जा सकता है उसे अक्सर लचीला कहा जाता है। जिनमें संशोधन करना बहुत कठिन उन्हें कठोर कहा जाता है। और संविधान में संशोधन कैसे किया जा सकता है, तो एक आर्टिकल है 368। तो इसमें बात की गई है संसद अपनी संवैधानिक शक्ति के द्वारा और इस अनुच्छेद में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार संविधान में नए उपबंध कर सकती है। पहले से संविधान उपबंधों को बदला या हटा सकती है। और नेक्स्ट देखेंगे लोग संविधान संशोधन। तो ये हमारे संविधान के भाग 20 और अनुच्छेद 368 में लिखा हुआ है। तो भारतीय संविधान की संशोधित करने की प्रक्रिया न तो ब्रिटेन के समान आसान है न ही अमेरिका जितनी कठिन है। और भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारतीय संविधान न तो कठोर है न ही लचीला, यद्यपि दोनों का सम्मिश्रण है। तो आर्टिकल 368 की बात करेंगे लोग। तो इसमें कुछ प्रक्रिया है जो दी गई है। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि जो संसद है इसके पास ये शक्ति है कि संविधान में संशोधन कर सकता है। ये शक्ति संसद के पास है। और आगे कहा गया है कि पार्लियामेंट संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे को छोड़कर। और ये संविधान के भाग 20 ये बताता है कि ये जो प्रक्रिया संविधान संशोधन ये शुरू होगी केवल संसद में पारित दोनों सदनों का विशेष बहुमत। तो ये जो प्रक्रिया संविधान संशोधन की केवल संसद में शुरू होगी। और आगे इसमें लिखा हुआ है कि अगर इसे आगे पारित होना है तो दोनों सदनों का विशेष बहुमत चाहिए। और ये जो विशेष बहुमत है ये अलग अलग चाहिए। और एक पॉइंट देखेंगे लोग, अगर संघीय चरित्र में बदलाव करना है तो
आधे राज्यों की सहमति ले लो। और ये बात भी कहा गया कि राष्ट्रपति अगर इसमें स्वीकृति दे देंगे तो पारित हो जाएगा। और आर्टिकल 368 ये 2 प्रकार के संशोधनों की व्यवस्था करेगा। एक है संसद की विशेष बहुमत द्वारा संशोधन, दूसरा है आधे राज्यों के विधानमंडल द्वारा साधारण बहुमत से संशोधन। और ये प्रीलिम्स के लिए फैक्ट है। संसद के विशेष बहुमत एवं राज्यों की सहमति से किसमें संशोधन किया जा सकता है, तो राष्ट्रपति का चुनाव। और दूसरा है संघ एवं राज्यों की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार और उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय। और इन तीनों में विशेष बहुमत प्लस आधे राज्यों का अनुमोदन इसमें लगेगा। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया देखेंगे लोग तो 3 प्रकार को पढ़ते हैं लोग। पहला है संसद में समान बहुमत के आधार पर कतिपय अनुच्छेदों में निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार। और दूसरा है संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर आर्टिकल 368 के अनुसार। ये आर्टिकल 368 है, ये अंतिम 2 प्रकार की बात करता है। और नेक्स्ट है विशेष बहुमत प्लस कुछ राज्यों की आधी विधायिकाएं। और आर्टिकल 368 अनुच्छेद 368 ये 2 तरह के प्रावधान करता है। प्रक्रियाएं 3 तरह की होती हैं। और अगर संविधान के दूसरी अनुसूची में संशोधन करना है तो ये समान बहुमत से हो जाएगा। इसके अलावा दूसरी अनुसूची 5वीं और 6ठी अनुसूची है, इसमें परिवर्तन करना है तब भी साधारण बहुमत से हो जाएगा। लेकिन अगर इसमें 7वीं अनुसूची में परिवर्तन करना है तो इसमें परिवर्तन विशेष बहुमत प्लस राज्यों की आधी विधायिकाएं से परिवर्तन हो सकता है। और नागरिकता के संबंध में अगर संसद को विशेषाधिकार है तो नागरिकता की प्राप्ति और समाप्ति इसके जो तरीके प्रावधान है वो संसद निर्धारित करेगा, वो भी साधारण बहुमत से या सामान्य बहुमत से। और नेक्स्ट है इसमें नए राज्यों का प्रवेश या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना, तो इसके लिए कोई विशेष बहुमत की आवश्यकता नहीं हो। और 7वीं अनुसूची और जीएसटी परिषद है, इसमें कोई चेंज करना है तब आधे राज्यों के विधायिका की स्वीकृति दे। और राष्ट्रपति का निर्वाचन, इसमें कोई बदलाव करना है तो लेकिन राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचन के जो प्रक्रिया करने का जो तरीका है उसमें कुछ परिवर्तन करना है, उसमें कोई परिवर्तन होगा तो वो विशेष राज्य प्लस कुल राज्य की आधी विधानसभाएं। और संविधान संशोधन की प्रक्रिया भी बदलनी है तो संशोधन करना है तभी भी आधे राज्यों का समर्थन चाहिए। अगर उच्चतम न्यायालय व उच्च न्यायालय में कोई परिवर्तन करना है, संशोधन करना है तब भी चाहिए। और यहाँ पे संसद के दोनों सदनों में अलग अलग विशेष बहुमत के आधार पर परिवर्तन देखेंगे लोग तो आर्टिकल 368 के अनुसार तो जैसे फंडामेंटल राइट है, डीपीएसपी है, इन दोनों में अगर बदलाव करना है तो तभी इस तरह के विषय पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होगी। और कुछ संविधान संशोधन देखेंगे लोग तो एक संविधान संशोधन 2017 में हुआ था और ये वस्तु और सेवा कर से संबंधित है। और 102वां संविधान संशोधन 2018 में हुआ था, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के संवैधानिक दर्जा दिया गया इसमें। और 103वां संविधान संशोधन में 2019 में हुआ था और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS और के लिए 10% आरक्षण की बात की गई इसमें। और 104वां संविधान संशोधन 2020 में हुआ था और इस संशोधन के जरिए लोकसभा और राज्यों की विधानसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण की अवधि को 10 साल के लिए बढ़ाया गया। और 105वां संविधान संशोधन अधिनियम 2021 संशोधन के अनुसार जो 2021 में हुआ था और संशोधन के अनुसार राष्ट्रपति केवल केंद्र सरकार के उद्देश्यों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों की सूची को अधिसूचित कर सकते हैं। यह केंद्रीय सूची केंद्र सरकार द्वारा तैयार और अनुरक्षित की जाएगी। और यूपीएससी प्रीलिम्स के इफेक्ट संविधान में कई अनुच्छेद है जिनमें उल्लेख है कि इन अनुच्छेदों में संसद के एक साधारण कानून द्वारा संशोधन किया जा सकता है। ऐसे मामलों में संशोधन के लिए किसी विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है और ऐसे संशोधन और साधारण कानून में कोई अंतर नहीं है। और आर्टिकल 2 देखेंगे तो संसद विधि द्वारा संघ में नए राज्यों को प्रवेश दे सकती है, इसमें बात की गई है आर्टिकल 2 में। और आर्टिकल 3 देखेंगे लोग तो संसद विधि द्वारा किसी राज्य का क्षेत्रफल बढ़ा सकती है। और संविधान संशोधन की अंतिम शक्ति निर्वाचित प्रतिनिधियों के पास है। और एक तरीका यह है कि संसद के दोनों सदनों में विशेष बहुमत द्वारा किया जा सकता है, संशोधन कर सकते हैं। और दूसरी विधि अधिक कठिन है, इसके लिए संसद के विशेष बहुमत और आधे राज्यों विधानमंडलों की सहमति की आवश्यकता होती है। संविधान में सभी संशोधन की प्रक्रिया शुरू की जा सकती है संसद के दोनों सदनों द्वारा। और विशेष बहुमत में देखेंगे लोग तो और विशेष बहुमत की बात करेंगे लोग तो आर्टिकल 368 और संविधान के भाग 20 में इसमें लिखा गया है। और कुल सदन संख्या का 50% और प्लस उपस्थित व मतदान करने वालों का 2/3 2/3 इससे कहा जाएगा विशेष बहुमत। एक एग्जांपल देखेंगे लोग साधारण बहुमत, तो इसका मतलब है अगर लोकसभा में 545 सदस्य है तो लेकिन 247 सदस्य जो सदस्य उपस्थित है और इस उपस्थित में से भी 124 के जो आसपास सदस्य है वो ये जो पक्ष में वोट दे दे तो पारित मान लिया जाएगा। ये साधारण बहुमत है। अगर 545 सदस्य है, लोकसभा के वर्तमान में सीट है, 545 सदस्यों में से समर्थन करना चाहिए
लगभग 273 सदस्यों की जरूरी है कि 273 सदस्य को समर्थन कर दे, तब ये जो है आगे बढ़ेगा। और वोटिंग में देखेंगे लोग तो लगभग 300 सदस्य शामिल हो तो, और विधेयक पारित होने के लिए जरूरी है कि 273 जो सदस्य है वो अपने पक्ष में हस्ताक्षर कर दे। 273 अगर सदस्य है तो इसे पारित माना जाए। और आधे राज्यों की विधायिका द्वारा अनुसमर्थन की भी आवश्यकता होती है। भारत में संविधान में संशोधन दोनों सदनों के विधेयक पेश करके शुरू किया जा सकता है। और राज्यों द्वारा अनुमोदन में देखेंगे लोग तो राज्यों का अनुमोदन हमें किस में चाहिए, तो जीएसटी काउंसिल इसमें चेंज करना हो, और फेडरल संघीय व्यवस्था में परिवर्तन करना हो, और राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया में परिवर्तन करना हो तब जरूरी होगा, और उच्च न्यायालय में परिवर्तन करना होगा तो अब भी राज्यों की सहमति चाहिए। और ये सहमति कैसी होगी, आधे राज्यों की सहमति प्लस साधारण बहुमत, आधे राज्यों की सहमति, और ऐसी जो सहमति है वो साधारण बहुमत से होगी। और संविधान संशोधन की आलोचना का आधार है। और संविधान में इतने संशोधन क्यों किए गए हैं, तो 2021 से 21 तक 105 संविधान संशोधन हुए। ऐसा हुआ क्यों, तो सबसे पहले कि संशोधनों के जो विषय वस्तु को बदला गया, लेकिन तकनीकी रूप से संविधान संशोधन नहीं कह सकते, जैसे कि तकनीकी या प्रशासनिक परिवर्तन हुआ और आपने संविधान संशोधन कर दिया। और इसमें क्या क्या श्रेणी आई, जैसे 15वां संविधान संशोधन, और इसमें ये लिखा गया था कि जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश है, जज है, उसके रिटायरमेंट के जो सेवानिवृत्ति के जो आयु है उसे 60 से 62 वर्ष कर दिया। ये संविधान संशोधन हो गया। एक और संविधान संशोधन, हर 10 वर्ष पर SC और ST जो आरक्षण है वो लोकसभा विधानसभाओं के लिए बढ़ा देना। ये बेसिकली एक निरंतरता है। और इसमें दूसरी बात ये कही जाती है कि विभिन्न दृष्टिकोण व्याख्या जब ये बदली तभी संविधान संशोधन हुआ। और जैसे न्यायपालिका वर्सेस संसद, तो किसी एक व्याख्या को प्रमाणिक सिद्ध करने हेतु जो नए संविधान संशोधन है वो आ जाते हैं। जैसे कि संसद कहती है कि फंडामेंटल राइट, और डीपीएसपी में लिखा है कि आय और असमानता को करने का प्रयास करें, इसके लिए भूमि सुधार करेंगे, और भूमि सुधार करने के लिए राइट टू प्रॉपर्टी को हटा देंगे। और न्यायपालिका कहती है कि ऐसा कैसे, तब ऐसे में संविधान संशोधन आता है। 44वां संविधान संशोधन में ये कहा जाता है कि संपत्ति का जो अधिकार है वो नहीं माना जाएगा मौलिक अधिकार में, वैधानिक अधिकार है। और तीसरा है राजनीतिक व आम सहमति, और संविधान संशोधन हुए वो राजनीतिक व आम सहमति से हुए। 1984 के बाद के संविधान संशोधन, जैसे कि 52वां संविधान संशोधन और 51वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन, ये 18 वर्ष के आयु, और ये 21 वर्ष से घटाकर जो वोटिंग की आयु थी वो 18 वर्ष कर दी गई थी। और इसके अलावा लोकल गवर्नमेंट, स्थानीय सरकार के 73वां और 74वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया था। विवादास्पद संशोधन में देखेंगे लोग तो 1971 से लेकर 1976 तक का संविधान संशोधन बड़े संदेह की दृष्टि से देखा गया। संदेह ये था कि ये मूल ढांचे को नष्ट कर देंगे। और इस संशोधन में शामिल था 38वां संविधान संशोधन और 39वां संविधान संशोधन, और इसमें शामिल था 42वां संविधान संशोधन। और जो 42वां संविधान संशोधन है इसे लघु संविधान भी कहा जा सकता है। और 1975 आपातकाल का समय था, और आपातकाल के समय जो संशोधन हुए, इन संशोधन से बुनियादी परिवर्तन भी किए गए। और 42वां संविधान संशोधन में कहा कि लोकसभा की जो अवधि है वो 6 वर्ष होगी। और इसमें न्यायपालिका की समीक्षा शक्ति की बात करेंगे लोग तो उस पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। और इसके अलावा जो मौलिक कर्तव्य है, जो मूल कर्तव्य है, इन्हें भी इसी समय शामिल किया गया था। तो आपातकाल के बाद जब सरकार बदली तो कांग्रेस हट गई, तो फिर से संविधान संशोधन आए, और 38, 39 और 42 इन संविधान संशोधन को 43 और 44वां संविधान संशोधन को परिवर्तित और संतुलित किया। संविधान की मूल संरचना तथा उसका विकास देखेंगे लोग कुछ पॉइंट इसमें। तो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो मूल संरचना है, ये जो वर्ड है वो संविधान परिभाषित नहीं है, और बेसिक स्ट्रक्चर मूल संरचना में शामिल कर दिया गया। न्यायपालिका की स्वतंत्रता और मूल अधिकार जैसे कि संघीय चरित्र, ये हो गया बेसिक स्ट्रक्चर, मूल संरचना। और संसद इनको संशोधन नहीं कर सकती, संसद के संशोधन की शक्ति सीमित है, तो ये संविधान में परिभाषित नहीं है, समय समय पर न्यायपालिका द्वारा परिभाषित किया गया है। तो मूल संरचना वाला जो ये सिद्धांत है वो 21 में आया था, केशवानंद भारती मामला 1973, और 1965 में एक शंकरी प्रसाद मामला आया। और सुप्रीम कोर्ट, इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद को संविधान संशोधन की पूर्ण शक्ति है। दूसरा आया गोलकनाथ मामला 1967 में, और निर्णय आया सुप्रीम कोर्ट का कि संसद फंडामेंटल राइट को संशोधित नहीं कर सकती। और केशवानंद भारती बाद 1973, तो इसमें निर्णय लिया सुप्रीम कोर्ट ने संसद को मूल संरचना परिवर्तन से रोका जाए। और केशवानंद भारती के प्रसिद्ध मामले में संविधान के विकास में योगदान दिया, और इसने संविधान में संशोधन करने की संसद की शक्ति के लिए विशिष्ट सीमाएं निर्धारित। और नेक्स्ट पॉइंट है, इसमें कहा गया है कि कोई भी संशोधन
संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन नहीं कर सकता है। यह संसद को संविधान के किसी भी और सभी भागों में संशोधन करने की अनुमति देता है, इस सीमा के भीतर। और संविधान के समय समय पर संशोधन की आवश्यकता होती है, क्योंकि परिस्थितियां बदलती है और संविधान में उपयुक्त परिवर्तन की आवश्यकता होती है। और संविधान एक जीवंत दस्तावेज है। न्यायपालिका का योगदान और राजनीतिज्ञों का परिपक्वता और जीवित प्राणी से तुलना सीख अनुभव, तो इसे जीवंत बनाने के लिए समय समय पर न्यायपालिका का योगदान रहा। राजनीतिज्ञों की परिपक्वता। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।